आज की कहानी एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के के बारे में है। पढ़ाई में तो वो टॉपर है, पर उसके अंदर कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं। वो किसी से बात नहीं करता, लोगों से मिलने से कतराता है और उसकी जिंदगी में एक भी दोस्त नहीं है। ये देखकर उसके पेरेंट्स एक वियर्ड बट यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं। अपने बेटे के लिए वो एक गर्लफ्रेंड हायर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आते हैं वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, माडी। वो जल्दी जल्दी घर से निकल रही है क्योंकि उसकी कार सीज होने वाली है। कार लेने आया है गैरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और मजे की बात ये कि वो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। असल में मैडी की मॉम के गुजरने से पहले उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक घर बनाया था और अब उस लोन को चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडी पर है। डे टाइम में वो बारटेंडर का काम करती है और नाइट में कैब चलाती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरने में लेट हो जाने की वजह से गैरी उसकी कार लेने आ गया है। माँ ने बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी अड़ा रहता है। इतने में अचानक मैडी के घर से एक लड़का निकलता है, सिर्फ अंडरवेयर पहने, वर्कआउट करता हुआ। ये देखकर गैरी शॉक और जेलस दोनों हो जाता है। माँ ने तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए बोल देती है, अरे वो मेरा कजिन है, इटली से आया है। लड़का अचानक पीछे से मैडी के दोनों गुब्बारे को पकड़ता है। गैरी को और भी जेलस होता है। गैरी समझ जाता है कि मैडी उसे बेवकूफ बना रही है। गुस्से में आकर वो कार ले जाता है। अब मैडी के पास घूमने फिरने का कोई तरीका नहीं बचता, इसलिए मजबूरी में वो रोलर स्केट्स पहनकर काम पर निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन, रास्ते में उसे अपनी कार दिखती है जो अभी भी गैरी के टो ट्रक से बंधी हुई होती है। वो तुरंत अंदर कूदती है और स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो टो ट्रक से कार को अनटाई करना भूल जाती है। रिजल्ट, कार मूव ही नहीं करती। गैरी पास की दुकान से बाहर आता है, मैडी को पकड़ा जाता है और सीधा कार वापस ले जाता है। मैडी का प्लान फिर फेल हो जाता है। अपनी पुरानी कार खो देने और कर्ज के बोझ से परेशान मैडी अपनी दोस्त सारा और उसके पति जिम से मिलने जाती है। वो दोनों को अपनी टेंशन बताती है। गाड़ी भी नहीं है, ऊपर से बैंक का लोन, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सारा तुरंत मोबाइल निकालती है और सेकंड हैंड कारों की लिस्ट चेक करने लगती है, लेकिन मैडी निराश होकर कहती है, छोड़ो यार, सब जगह देख चुकी हूँ, अब तो उम्मीद भी नहीं बची। तभी सारा को एक अजीब सा ऑनलाइन ऐड दिखता है। उसमें लिखा होता है कि एक अमीर परिवार अपनी 19 साल की शर्मीले बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। शर्त यह है कि लड़की 20 से 25 साल की हो और उस लड़के को सोशल लाइफ और आत्मविश्वास सीखने में मदद करे। बदले में इनाम में मिलेगी एक बिल्कुल नई कार। मैडी, मैं उसके लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन सारा और जिम उसे समझाते हैं कि शायद यही उसका एक मौका है। बहुत सोच विचार के बाद मैडी तय करती है कि क्यों न इसे ट्राई किया जाए। अगले सीन में हम मैडी को उस रईस परिवार के घर पहुंचते देखते हैं। वहां लड़के के माता पिता उसे साफ बताते हैं, हमारा बेटा पर्सी बहुत तेज दिमाग का है, लेकिन दुनिया से कटा हुआ है। न दोस्त, न बातचीत, न कोई सोशल लाइफ। वो तो साधारण बातें करने से भी डरता है और अपना पूरा दिन बस फोन पर शॉर्ट वीडियोस देखकर बर्बाद कर देता है। फिर वो मैडी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें चाहिए कि तुम उसके साथ समय बिताओ, उसे बाहर ले जाओ, उसे कॉन्फिडेंस दो। लेकिन याद रहे, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमारी प्लानिंग है। उसे लगे कि सब नेचुरल है, तभी ये काम करेगा। अब मैडी इस अजीब से डील को मान लेती है और सीधा उस पेट शॉप पर पहुंचती है जहां पर्सी पार्ट टाइम काम करता है। लाल रंग की ड्रेस में वो एक कुत्ते को अडॉप्ट करने का बहाना बनाकर उससे बात शुरू करती है। मैडी थोड़ी फ्लर्टिंग भी करती है, लेकिन पर्सी की घबराहट साफ झलकती है। वो उससे दूरी बनाने लगता है। मैडी हार मानने वाली नहीं थी। वो कैजुअली कह देती है, माइनस, आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पहले तो पर्सी साफ मना कर देता है, लेकिन मैडी उसकी साइकिल उठाकर अपनी वैन में रख देती है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अनिच्छा से राइड के लिए तैयार हो जाता है। गाड़ी चलते चलते मैडी मजाक करती है, क्या पता मैं तुम्हें घर छोड़ने के बजाय किडनैप ही कर लूं। जैसे ही कार उसके घर की बजाय किसी और डायरेक्शन में मुड़ती है, पर्सी घबरा जाता है। कार रुकते ही वो अचानक पेपर स्प्रे निकालकर सीधे मैडी पर छिड़क देता है। माँ ने चौंक जाती है, पर हंसते हुए कहती है, अरे पागल, अगर मुझे किडनैप करना होता तो क्या मैं तुम्हें अपने ही घर ले आती। पर्सी को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो गार्डन होस से उसका चेहरा धो देता है ताकि स्प्रे का असर कम हो जाए। उसी पल गिल्ट में आकर वो मान जाता है कि शाम को मैडी के साथ बाहर जाएगा। रात को सीन शिफ्ट होता है एक नाइट क्लब में, जहां मैडी पर्सी का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद पर्सी पहुंचता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ऊपर फॉर्मल कोट, लेकिन नीचे शॉर्ट्स पहने हुए। लोग हंसते हैं, पर मैडी क्लेवरली उसकी स्टाइल की तारीफ करके उसे कॉन्फिडेंट फील कराती है। वहां एक वेट्रेस आकर ऑर्डर पूछती है।
मैडी कैजुअली लॉन्ग आइस टी मांगती है और पर्सी पेप्सी ऑर्डर करता है, लेकिन मैडी इंस्टेंट उसकी चॉइस बदलवा देती है और बोलती है ब्रिंग हिम द सेम। यानी अब दोनों के सामने रखे जाते हैं दो दो लॉन्ग आइस टीज। ड्रिंक का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी मैडी का पुराना बॉयफ्रेंड ट्रेविस वहां आ धमकता है। वो जानबूझकर पर्सी के सामने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाता है और पुरानी बातें छेड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। मैडी उसे इग्नोर करके पर्सी को बाहर ले जाती है और कहती है कि अब वो दोनों बीच चलते हैं। बीच पर पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है और गेट बंद है। पर्सी झिझकता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन मैडी उसे हिम्मत देने के लिए अपने दो बड़े बड़े गुब्बारे दिखती है। पर्सी कपड़े उतारने से मना करता है तो मैडी अपने कपड़े उतारकर खुद पहले पानी में कूद जाती है। दबाव में आकर पर्सी भी नंगा होकर पानी में उतर जाता है। इसी बीच कुछ लड़के चुपके से उनके कपड़े उठा ले जाते हैं। मैडी गुस्से में बिना कपड़ों के बाहर निकलकर उन पर धावा बोलती है और अपने कपड़े वापस ले आती है। वो फिर से पर्सी के पास लौटती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी साफ कह देता है, मैं अभी भी तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूं, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैडी भड़क जाती है। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। पर्सी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे रोक देती है। उसके कपड़े बाहर फेंक देती है, मगर फोन अपने पास रख लेती है। मजबूरन पर्सी बगैर कपड़ों में ही गाड़ी से लटक कर चलता है। यहीं पर पुलिस की गाड़ी उन्हें देख लेती है और पीछा शुरू हो जाता है। बचने की कोशिश में मैडी तेज और खतरनाक ड्राइव करती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ट्रेन क्रॉसिंग पर उनकी गाड़ी टकराने से बाल बाल बचती है। कुछ देर बाद सीन बदलता है और हम दोनों को मैडी के घर पर देखते हैं। माहौल हल्का करने के लिए मैडी म्यूजिक चलाती है, लेकिन पर्सी अब भी उसके इरादों को लेकर उलझा हुआ दिखता है। अचानक उसे खुजली होने लगती है और शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। मैडी तुरंत दवा लगाकर उसकी मदद करती है। इस दौरान बातचीत शुरू होती है और पर्सी कहता है, शायद आज किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन हम कल फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैडी मुस्कुराकर हामी भर देती है। अगले दिन दोनों दोबारा मिलते हैं। अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, मस्ती करते हैं और खुलकर वक्त बिताते हैं। एक शांत कोने में बैठकर पर्सनल बातें होती हैं। मैडी अपने परिवार के बारे में बताती है और कैसे उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं। पर्सी गंभीरता से सुनता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ तक कि उनका पहला किस भी हो जाता है। यहीं उनकी मुलाकात पर्सी की दोस्त जोडी से होती है। थोड़ी औपचारिक बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही पर्सी दूर जाता है, जोडी सीधे मैडी को चेतावनी देती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? पर्सी अभी बच्चा है, उसके माता पिता के पैसे पर नजर मत डालो। अगर उसकी जिंदगी पर तुम्हारी वजह से असर पड़ा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। पर्सी और मैडी साथ में डिनर के लिए तैयार होते हैं। मैडी के कहने पर पर्सी हिम्मत जुटाकर स्टेज पर जाता है, पियानो बजाता है और गाना गाता है। उसका टैलेंट देख सब लोग तालियां बजाते हैं और चीयर करते हैं। थोड़ी देर बाद पर्सी की दूसरी दोस्त नताली आती है और उसे पार्टी में बुलाती है। वो कहती है, ये पार्टी धमाकेदार होगी, हम दोनों तो जल्द ही यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करने वाले हैं। पर्सी उत्साह से मान जाता है। नताली के जाने के बाद वो मैडी से कहता है, वो वाकई बहुत अच्छी है, हम दोनों पार्टी में चलेंगे और मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी ले रहा हूँ ताकि वीकेंड पर खुद गाड़ी चलाकर तुम्हारे पास आ सकूं। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि अब पर्सी सच में मैडी से गहराई से जुड़ चुका था और ये एहसास मैडी को भी होने लगा था। डिनर के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। कार में बैठते ही पर्सी थोड़ी ड्रिंक करता है और अचानक ही अपनी भावनाएं खुलकर सामने रख देता है। अब मैं तैयार हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैडी स्थिति संभालने की कोशिश करती है और कहती है, तुमने अभी पी रखी है, इस हालत में ये सही नहीं होगा। पहली बार की याद तो साफ दिमाग से बनानी चाहिए, इसे किसी और दिन के लिए बचाओ। लेकिन अंदर से मैडी टूट जाती है। उसे याद आता है कि ये सब तो बस उसके और पर्सी के माता पिता के बीच एक डील थी। पर्सी अनजान था, लेकिन दिल से उसे सच मान रहा था और यही सोचकर मैडी को गिल्ट महसूस होने लगता है। अगली सुबह पर्सी आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहा हूँ। माता पिता खुश हो जाते हैं, लेकिन पर्सी आगे जोड़ता है, मेरी नई गर्लफ्रेंड है मैडी, मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद फैसले ले सकता हूँ। इसके बाद वो पिता की कार लेकर निकल जाता है। पर्सी के जाते ही उसके माता पिता मैडी को बुलाते हैं और उसे याद दिलाते हैं, डील ये थी कि तुम उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए मनाओगी। तुम्हें कार चाहिए तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि वो वहां पहुंचे। हालांकि पर्सी कार के सिस्टम के जरिए उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। इस सच्चाई से उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद मैडी की भावनाएं असली नहीं थीं। फिर भी वो मैडी को अपने घर बुलाता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। लेकिन डिनर के दौरान वो ताना मारते हुए उसकी उम्र का मजाक उड़ाता है और अचानक टेबल छोड़कर चला जाता है। गुस्से में पर्सी अपने दोस्त की मदद से कार लेता है और उसे पेड़ से टकरा देता है। घर लौटकर वो कमरे में बंद हो जाता है और मैडी से कहता है कि वो उसके साथ घपाघप करना चाहता है।
मैडी हिचकिचाते हुए मान जाती है, लेकिन क्योंकि ये पर्सी का पहला अनुभव होता है, सब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके तुरंत बाद पर्सी चिल्लाता है, तुम्हारी कार पर पेड़ गिर गया है। यही सुनकर मैडी समझ जाती है कि पर्सी को अब सब कुछ पता चल चुका है, उनके बीच का राज खुल चुका है। गुस्से और टूटन से भरा पर्सी चिल्लाता है, मुझे लगा तुम सच में मुझे चाहती हो, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे लिए एक मजाक था। मैडी हड़बड़ाते हुए समझाती है, नहीं पर्सी, ऐसा मत सोचो। हाँ, शुरुआत में ये सब एक सौदा था, लेकिन वो सिर्फ मेरे हालात की वजह से। अब मैं सचमुच तुम्हारी परवाह करती हूँ, सचमुच तुमसे जुड़ गई हूँ। लेकिन पर्सी गुस्से में उसे जाने के लिए कह देता है। मैडी भारी मन से लौट आती है, अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। दूसरी ओर पर्सी फिर से अपने पुराने शेल में लौट जाता है, गेम्स और छोटे वीडियोज में खुद को डुबो लेता है। कुछ दिन बाद मैडी हिम्मत जुटाती है और फिर से पर्सी के सामने आती है। आंसुओं में डूबी हुई वो कहती है, हमारी दोस्ती असली थी। मैं हर रोज खुद को कोसती हूँ कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन पर्सी ठंडे लहजे में जवाब देता है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपनी कार स्टार्ट कर देता है। मैडी हार नहीं मानती और कार के सामने आ खड़ी होती है। गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बस एक बार सुन लो। लेकिन पर्सी उसकी बात अनसुनी कर गाड़ी बढ़ा देता है। जैसे ही कार समुद्र तट की ओर बढ़ती है, मैडी कार से चिपकी रहती है और चिल्लाती है कि वो रुके। कार अचानक पानी में जा घुसती है और मैडी लहरों में गिर जाती है। तुरंत पर्सी कूदता है, उसे किनारे तक खींच लाता है और उसकी जान बचाता है। मैडी कांपती हुई रोते हुए कहती है, मुझे सच में अफसोस है पर्सी। यहीं पर्सी का गुस्सा टूट जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों फूट फूट कर रोते हैं और आखिरकार सुलह हो जाती है। अंतिम सीन में पर्सी को दिखाया जाता है बैग पैक करता हुआ यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में। अपने माता पिता को अलविदा कहकर जैसे ही वो बाहर निकलता है, सामने मैडी खड़ी होती है। मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में कहती है, किसी को कैब चाहिए क्या? दोनों हंस पड़ते हैं और कहानी एक हल्के, प्यारे और रोमानी अंदाज में खत्म हो जाती है। भाइयों और बहनों, ये थी नो हार्ड फीलिंग्स की कहानी। कार चाहिए थी, प्यार मिल गया और बीच में थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया। मॉरल, फ्री कार के चक्कर में कहीं तुम भी किसी के साथ टेस्ट ड्राइव पे ना निकल जाओ। और हाँ, याद रखना, जिंदगी में कार तो मिल जाएगी, पर खुद ही निकालना पड़ेगा।